हाँ जी स्टूडेंट्स, एसएसटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट का हमारी पूरी एसएसटी का सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर इकोनॉमिक्स में यही चैप्टर माना जाता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम मनी के बारे में जानेंगे, क्रेडिट के बारे में जानेंगे, मनी क्या है, इसका क्या काम है, ये कैसे फॉर्म हुई है और क्रेडिट क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चैप्टर ना अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझोगे और आपने +2 में कॉमर्स रख ली तो +2 में भी यही कॉन्सेप्ट आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा, तो अच्छे से समझना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय मनी। देखिए मनी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आपने जस्ट एक ही लाइन में आंसर लिखना है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस मनी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको हम गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। देखिए जो अर्ली टाइम होता था, ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम में जब मनी नहीं होती थी तब क्या होता था, तब बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब हमारे सीसी इकोनॉमी का मीनिंग होता है कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी चेंज की जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, सपोज कर लो कि आपके पास एक मुर्गी है आपको, लेकिन घर में रखने के लिए कि टेबल चाहिए, तो आप वो मुर्गी किसी को दोगे और उससे टेबल लेके आओगे, चेयर लेके आओगे, ठीक है ना, तो आपकी कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही एक्सचेंज होगी। इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी बोलते थे या फिर बार्टर सिस्टम बोलते थे। जब राजे महाराजे लोग होते थे उनसे भी पहले वाला ये वाला टाइम होता था, ठीक है, या उनके टाइम की भी चीज़ें चलती थी। अभी फिर एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो जब बार्टर सिस्टम चल तो रहा था तो फिर मनी की जरूरत कैसे हुई, मनी कैसे फॉर्म में आई। ठीक है, देखिए जो एंशियंट टाइम, एंशियंट मनी, एंशियंट टाइम होता है जो पुराना टाइम होता है, मतलब कि पुराने टाइम की मनी है वो एंशियंट मनी है। ठीक है, उस टाइम पे कौन सा बंदा अमीर है कौन सा गरीब है, लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब कि क्या मनी है, तो मनी की फॉर्म होती थी फूड ग्रेन में और कैटल में। ग्रेन मतलब कि फूड ग्रेन, उनके घर में देखिए जिन लोगों के घर में 2400 घंटे अनाज भरा पड़ा रहेगा, अनाज के भंडार होंगे, वो लोग अमीर माने जाएंगे। या जिनके घर में कितने नंबर ऑफ, मतलब कि उनके घर में गाय हैं, कितने नंबर उनके घर में मतलब कि बफेलो वगैरह है ना, वो लोग अमीर माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेडिवल पीरियड आया, तो जो राजा महाराजा का टाइम पीरियड आया, उसमें क्या हुआ, उसमें कॉइन्स आ गए। कॉइन किसके आगे, मेटल के, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। तो जो भी राजा इंडिया में राज करने के लिए आता था वो अपने नाम की करेंसी प्रिंट कर देता था। उस सिक्के पे कभी कभार उसकी फोटो लिखी होती थी, उसका जो मतलब कि करेंसी का उसका राज्य का नेम लिखा होता था। ठीक है, फिर उसने कभी किसी राज्य ने गोल्ड के सिक्के बनवाए, किसी ने मेटल के सिक्के बनवाए, किसी ने सिल्वर के सिक्के, किसी ने कॉपर के सिक्के बनवाए। इसीलिए पंजाबी में बोला जाता है ना कि मेरे नाम का सिक्का चल रहा है। ठीक है, अभी मॉडर्न टाइम, तो मॉडर्न टाइम में क्या आ गया, मॉडर्न टाइम में पेपर करेंसी आ गई या फिर कॉइन्स आ गए, नोट्स आ गए। जब अंग्रेज इंडिया में राज करने के लिए आए थे तब उन्होंने इस चीज़ को समझा कि देखिए भाई ये जो बार्टर सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा खराबी कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी की, हमारे देश की ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए आपके पास ना घर में हमेशा आपके देश में कैश होना चाहिए, इसलिए कोई पेपर करेंसी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने ये पेपर करेंसी वगैरह इंडिया में प्रिंट करवाने के लिए का आइडिया दिया था। इसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, लेकिन जो बार्टर सिस्टम चल रहा था और मनी आई है तो जरूर कुछ ना कुछ तो मतलब कि गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या थी, तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि बार्टर सिस्टम में कौन सी गड़बड़ थी कि हमें मनी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो वही पॉइंट हम समझते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये बच्चे रट्टा लगा लो, पक्का है कि क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में, मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आपको आता है। अभी भी आएगा और +2 में भी आएगा। ठीक है, अगर आप +2 में कॉमर्स रखोगे तो अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट पार्ट हमारे पास डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी ऊपर दी थी, आप ये समझ के रखो कि सपोज कर लो कि आपके पास कोई एक बुक है, ठीक है ना, आपने उस बुक को चेंज करके आपको एक टेबल चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे, आप पहले किसी ऐसे लड़के को ढूंढोगे जिसको वो बुक चाहिए होगी। ठीक है, फिर उस बंदे के पास वो टेबल भी पड़ा हो। अब पहले तो इसमें बड़ा मुश्किल वाला काम है कि पहले वो ऐसा लड़का ढूंढना जिसके पास बुक का है, फिर वो बुक की कंडीशन अच्छी हो और उसके पास वो टेबल हो, वैसे टेबल हो जैसा आपको चाहिए। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो इसमें बेमतलब का लोगों को वेट वगैरह करना पड़ता था। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, नो प्रॉपर मेजरमेंट। ठीक है, फिर अगर आपको बाई चांस कोई एक ऐसा बंदा मिल भी गया, ठीक है ना, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास सपोज कर लो एक बुक है और आपको ये बुक सेल करके आपको एक टेबल चाहिए, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वो बुक चाहिए और उसके पास टेबल। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सपोज कर लो बड़ी मुश्किल से आपको एक ऐसा बंदा मिल भी गया जिसको आपके पास ये बुक चाहिए और उसके पास ये टेबल है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इस डील में लेकिन एक बंदा जरूर साइड रहेगा। किसी को लगेगा कि या तो मेरी बुक ज़्यादा कॉस्टली है या किसी को लगेगा कि मेरे वाला टेबल ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। या फिर जो आपके पास टेबल है ना,
ठीक है, या जो आपके पास स्टडी बुक है, कोई बंदा उस बुक के बदले आपको कोई एक टेबल दे रहा है, कोई 2 लीटर दूध दे रहा है, कोई 10 किलो कनक दे रहा है, ठीक है, कोई कुछ दे रहा है, कोई मतलब अलग अलग प्राइसेस मिल रहे हैं, तो एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हमें मिल पा रहा है कि कितना मेजर है। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन स्टोरेज। डिफिकल्टी इन स्टोरेज का मतलब क्या है, अब देखिए सपोज कर लो यहाँ पे ना ये एक भाई साहब है, इनका नेम है छेदीलाल, तो पुराने टाइम पे ऐसे नेम होते थे, ठीक है, छेदीलाल, और ये बहुत अमीर हैं। ये क्यों अमीर है, क्योंकि इनके घर में ना मतलब कि अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, ये अनाज की बहुत सारी बोरियां पड़ी पड़ी हैं, ऐसी 100 बोरियां हैं इनके घर में, और इनके घर में बहुत सारे जानवर भी बड़े बड़े हैं, मतलब कि गाय वगैरह काफ़ी सारी इनके घर में जिनसे ये दूध निकाल सकते हैं। लेकिन ये आज के टाइम की बात है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद ये इतने अमीर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा अनाज खराब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और इनके बहुत सारे जो जानवर हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। उनसे और जानवर भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैदा हो या वो जानवर अच्छे हों। तो ये थोड़े टाइम के लिए अमीर हैं, बल्कि ये अपनी प्रॉपर्टी को ना स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं बैंक में रखो, वो 10 साल बाद 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो कम नहीं होंगे। क्लियर है। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी कि इसमें मनी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन। अब तो अभी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीज़न हमारे पास लास्ट पॉइंट जो था वो कैसे है। अब सपोज कर लो कि मान लो कि आपके पास ना कोई भी एक बकरी है, ठीक है, और आपने उस बकरी का जो रेट रखा है उसके लिए आपने बोला है कि ये 100 kg का 100 kg वीट के बदले आपको एक बकरी मिलेगी, ठीक है, आपने रेट रख दिया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास जस्ट ओनली 10 kg वीट है, ठीक है। अब आप ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको रुपीज़ वाली बात बता दूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपये का नोट है और मैं एक पेन लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो पेन है 10 रुपये का। तो अब तो ये सिंपल सी बात है कि आप मुझे 90 रुपये वापस कर दोगे जो 10 रुपये का पेन देके। मतलब कि ये 100 रुपये की ना सब डिवीज़न पॉसिबल, इसको सब डिवीज़न बोलते हैं कि 100 रुपये का जो नोट है उसको छोटे छोटे पैसे में रुपये में कन्वर्ट कर देना। लेकिन अब हम बार्टर सिस्टम में जाते हैं। बकरी है 100 kg, उसका वीट जो है उसका रेट रखा गया है, लेकिन मैं ये बकरी को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना सिर्फ 10 किलो वीट है, जो कनक अनाज है ना वो 10 किलो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस मुझे इतनी सी बकरी आपने काट के दे दोगे, ठीक है। अब ये थोड़ा बोलोगे कि सर आप इतनी सी बकरी ले जाओ बाकी हम नहीं देंगे, 10 किलो मतलब कि जो कनक की इतनी सी बकरी मिलेगी, इसमें मर जाएगी। तो इसीलिए मतलब कि इसमें बार्टर सिस्टम के टाइम पे ये जो सब डिवीज़न होती थी ये पॉसिबल नहीं होती थी, लेकिन अभी के टाइम में ये पॉसिबल हो चुकी है। कैसे पॉसिबल हो चुकी है वो मैंने आपको काफ़ी अच्छी एग्जांपल के साथ समझा दिया है। लेकिन फिर ना आपको इसमें एक और क्वेश्चन मिलेगा कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर जो मनी के फीचर्स, ठीक है, मनी के फीचर या मनी के फंक्शन या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एक ही बात है। देखिए जब बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट करके हम किसको लेके आए, हम मनी को लेके आए थे। बार्टर सिस्टम की जगह पे अगर मनी आ रही है तो इसमें जो कमियां होगी वो इसके फीचर होंगे, इसकी कमियों को इम्प्रूव हमने इसमें किया ना। तो इसीलिए बस आपने इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करके लिख देना कि ये मनी सिस्टम के फीचर हैं या उसके लिए मतलब कि इम्प्रूवमेंट्स हैं, और या फिर मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट किया, उसके लिए इन्हीं पॉइंट्स को इंप्रूव करके लिख देना। कैसे कि मनी आई उसने डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया। कैसे एलिमिनेट कर दिया, अगर वैसे ही वही जो लड़का हमारे पास पहले था ना, जो लास्ट टाइम काफ़ी प्रॉब्लम में था, अब ये क्या करेगा, इसके पास एक ये जो टेबल है, मान लो ये अपना टेबल, मतलब कि इस बंदे के पास एक बुक है, ये बुक सेल करके टेबल खरीदना चाहता था, ये बुक किसी भी दुकान पे जाके सेल कर दे, तो दुकान वाला इस बुक के बदले इसको पैसे देगा। अब ये उन पैसों से किसी भी दुकान पे जाके टेबल परचेज कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट की खत्म होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, नो प्रॉपर मेजर। अब मनी है ना, मनी ने हर एक चीज़ का एक प्राइस लगाया हुआ है, हर एक बुक के पीछे हर एक चीज़ का रेट लिखा होता है, तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट है, तो मनी ने ये भी खत्म कर दिया। फिर डिफिकल्टी स्टोरेज, मैंने आपको समझाया था कि आप लोगों के बैंक में 100 करोड़ है, 1 करोड़ है, 200 करोड़ है, कितने भी करोड़ है, वो आप उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन। अब ये भी मॉनिटरी सिस्टम में ये पॉसिबल है कि हम अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप 10 रुपये की चीज़ लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। तो फिर ऐसा करके मनी ने जो डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम की सभी प्रॉब्लम है, उन सबको खत्म कर दिया। मनी ने डबल कॉन्स्टेंट अमाउंट को खत्म किया। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारा जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का साधन बन गया। मनी का ट्रांसफर फंक्शन है, वो गुड्स को ट्रांसफर करता है, आप किसी भी जगह पे बैठे हो वहाँ से पैसे मंगवा सकते हो, वहाँ पे पैसे भेज सकते हो। फिर लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, मनी की मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन सी हैं।
मनी की मॉडर्न फॉर्म है पेपर करेंसी या कॉइन। ठीक है, अब यहाँ पे मनी का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू आएगा वो आएगा क्रेडिट का। देखिए अब ना हमारे पास मनी की एक तो मॉडर्न फॉर्म ये वाली होगी, पेपर करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, या फिर एक हमारे पास चेक्स वगैरह आते हैं। चेक क्या होते हैं? चेक वो वाली पेमेंट है जिनको बैंक इशू करके देता लोगों को। ठीक है, इनको कमर्शियल बैंक अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। करेंसी, करेंसी क्या होती है? करेंसी को प्रिंट करने का सिंगल राइट किसके पास है? हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, और इंडिया की सेंट्रल बैंक का नेम क्या है? आरबीआई। आरबीआई इसके सेंट्रल बैंक का नेम है। बहुत सारे लोग एसबीआई बोल देते हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, वो एसबीआई नहीं है, वो आरबीआई है। तो जो हमारी करेंसी है, करेंसी को प्रिंट करती है आरबीआई, और इसके बिना, आरबीआई के बिना और कोई भी बंदा हमारी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता। अगर आप करेंसी को प्रिंट कर रहे हो, आप पकड़े गए, आपको जेल में डाल दिया जाएगा 150-200 सालों के लिए। अच्छा, अभी ये जो चेक वगैरह है या फिर जो क्रेडिट है, ठीक है, मनी लोन एक्टिविटीज़ मतलब कि कैसे प्रोसेस होती है? बैंक के थ्रू। देखिए बैंक हमें जो पैसे देता है उनको हम क्रेडिट बोलते हैं, मतलब कि जो बैंक हमें चेक देता है उन पैसों को हम बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब बैंक लोगों को लोन कैसे देता है? मेरे ना माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता था, मैं अपने फादर को बोलता था कि दुनिया में जो सबसे बोरिंग काम है वो बैंक का है। वो इसीलिए बैंक का काम है कि बैंक में लोग पैसे जमा करवाने बहुत कम आते हैं, लेकिन निकलवाने के लिए, लोन लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। फिर बैंक में इतने सारे एसी चल रहे हैं, इतनी सारी लाइट चल रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, 50-50 हज़ार लोग सैलरी पे एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो बैंक को इनकम कहाँ से होती होगी? तो मेरे फादर ने समझाया था कैसे इनकम होती है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, इसको ना हम वैसी एक्टिविटी के जरिए समझेंगे। मान लो बच्चे ये है एक बैंक, ठीक है, इसके पास बहुत सारा पैसा, ये बैंक है। अब इस बैंक में क्या हुआ? इस बैंक में मैं कभी आया बैंक में और मैंने बैंक में अपना 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो बैंक ने मुझे क्या ऑफर किया कि सर अगर आप हमें आज 1 लाख रुपया दे रहे हो तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर हमारे बैंक में आपके जितने पैसे होंगे हम उसके ऊपर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो मुझे लगा यार 1 साल बाद मेरे पैसे बढ़ेंगे, इसलिए इस वजह से ये सोच के मैं बैंक से पैसे नहीं निकलवाऊंगा। ठीक है, अब 1 साल के लिए मेरी छुट्टी होगी तो मैं चला गया, साल बाद मुझे ब्याज मिलेगा। अब बैंक मेरे ये 1 लाख रुपए का क्या करेगा? यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं या 5 लोग हैं या 2 लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। बैंक अब ये सारे सभी 1 लाख, मेरे 1 लाख रुपए को ना इन सब लोगों में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करके इन सब लोगों को बोलेगा कि देखो भाई मैंने अब आप लोगों को 10-10 या 20-20 जितने आपको चाहिए मैंने उतने पैसे दे दिए। अब आप लोगों ने हर महीने के बाद मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाना है। ये देंगे बैंक को। डिपॉजिट कहाँ पे करवाएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में। ठीक है, अब बैंक ने मुझे साल में एक बार देना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनसे वो साल में 12 बार लेगा। तो 1 लाख का 10% अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बैंक के पास 1 लाख रुपया, मतलब कि 10% 1,20,000 रुपया आ जाएगा। तो उसमें से 1,000 रुपया बैंक मुझे दे देगा, 10,000 रुपये बैंक मुझे दे देगा, बाकी जो 1,10,000 रुपया है वो बैंक की अपनी खुद की इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही बैंक क्या करता है? बैंक के पास बोरोर आते हैं पैसे लेने के लिए, डिपॉजिटर आते हैं पैसे जमा करवाने के लिए। बैंक इनको इंटरेस्ट पे करता है, और जो बैंक के पास ये पैसा जाएगा वो बोरोर को लोन दे देता है। ठीक है, वो मतलब कि बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और ऑफर करता है लोन, लेकिन डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रखता है। जब बैंक ने लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लेगा। उन दोनों के डिफरेंस से बैंक के पास पैसे आते हैं। बैंक के और भी कुछ फंक्शन होते हैं, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन ऑफर करना, या ट्रांसफ़र फंड, मतलब कि जो आपकी किस्तें वगैरह हैं, दोस्तों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये भी काम छोटे मोटे बैंक काम कर देता है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना आपको एक बात और सोचनी चाहिए कि जब बैंक ने मुझे लालच दिया कि 1 साल बाद मुझे पैसे मिलेंगे, तो जरूर थोड़ा कि मैं 1 साल बाद आऊँ। अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ जाए, मैं अपने पैसे वापस लेने हो तो, ठीक है, तो इस वजह से बैंक ने काम करता है। बैंक ने, जब मैंने बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवाया तो बैंक 1 लाख रुपया नहीं लोगों में बांटेगा, बैंक इससे थोड़ा कम पैसे बांटेगा, 80,000, 85,000, 90,000, कुछ ऐसे थोड़े बहुत पैसे वो मेरे इमरजेंसी काम के लिए मेरे अकाउंट में यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बैंक्स इन इंडिया, इंडिया में जो बैंक है वो लोगों का 15% जो कैश है वो डिपॉजिट करके रखता है, वो सारे पैसे लोगों को ऑफर नहीं करता। अब हम आएंगे आगे। देखिए जो डिपॉजिटर होता है, ठीक है, बैंक, ये वैसे एक्टिविटी हमने पहले कर ली। बैंक क्या है? जब लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाता है तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, लेकिन जब वो लोगों को पैसे ऑफर करता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर करता है। तो जो इन दोनों को माइनस करके लोगों के पास, बैंक के पास इनकम आती है, जैसे कि बैंक को कितना लोन मिला था हमारे वाली एक्टिविटी से? 1,20,000 रुपये।
ठीक है। लेकिन जो बैंक यहाँ पे कितने पैसे बैंक ने पे करनी है, जस्ट 10,000, ठीक है। तो बैंक की जो माइनस करके इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 1,10,000 रुपये वो बैंक की इनकम हो जाएगी एक बंदे से और 1 लाख से, तो ये बहुत ज़्यादा इनकम होगी। क्लियर है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट हम किसे बोलते हैं, देखिए क्रेडिट एक टर्म की लोन है, जो बैंक आपको पैसे देता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है आप में और दूसरे लोगों में, ठीक है। क्रेडिट दो लोगों में एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कि ये एक बंदा है और ये एक बैंक है। इस बंदे ने बैंक से कुछ लोन लिया, ठीक है। तो बैंक ने जो इसको पैसे दिए उसको हम क्रेडिट बोलेंगे, लेकिन बदले में एक प्रॉमिस होता है कि ये बंदा बैंकों को पैसे भी वापस करेगा और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो पे करेगा, ठीक है जी। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कभी कभार जो क्रेडिट है वो गुड होता है, कभी कभार क्रेडिट है जो बैड हो सकता है। अब ये गुड कैसे होता है पहले हमने वो देखना है। देखो क्रेडिट गुड कब होगा, मान लो एक स्मॉल शॉपकीपर है, वैसे ना मैंने इस पे अपनी एग्जांपल दी थी आपको प्रीवियस चैप्टर में आई थिंक, है ना, कि जैसे मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मुझे कहीं से बैंक से लोन मिल गया, तो लोन लेके मैंने अपने घर के ऊपर एक काफ़ी बड़ा कोचिंग सेंटर खोल दिया। अब वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छे बच्चे आने लगे, स्टूडेंट्स आने लगे, तो स्टूडेंट से मेरे पास इनकम आने लगी। वो इनकम जब आई तो 1 साल के अंदर अंदर मैंने बैंक को सारे पैसे वापस कर दिए, तो इससे जो लोन था वो मेरे लिए अच्छा हो गया, ठीक है। अब मेरा काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो यही एग्जांपल हमने यहाँ पे आपकी बुक में जो लिखी हुई है कि जो स्मॉल शॉपकीपर है जब उसको लोन कहीं से मिल जाता है, क्रेडिट मीन टू से लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, जो बैंक उसको लोन ऑफर कर देता है, तो फेस्टिवल सीजन में उसको काफ़ी बड़ा बिग पुश मिल जाता है, तो उसको माल लाने के लिए पैसे मिल जाएंगे, उसकी सेल हो जाएगी, तो वो बैंक को बैंक के पैसे वापस कर देगा और उसको काफ़ी बड़ा मार्जिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार बैंक बैड भी होता है। बैड कैसे होता है, अब एक फार्मर था, वो उसकी फसल काफ़ी ख़राब चल रही थी, उसने कहीं से लोन पकड़ लिया, उसने सोचा जब मैं लोन लूँगा बीज बोऊंगा तो मेरे पास फसल आएगी, बेच के बैंक के पैसे वापस कर दूंगा और इनकम अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, बारिश खराब होगी, बारिश आ गई, फसल खराब होगी। अब वो एक तो पहले से गरीब था, अब लोन का कर्जा और चढ़ गया, तो इस टाइम पे जो लोन है क्रेडिट है वो क्या हो गया, वो मतलब कि बैड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अपने अपने नज़रिए हैं। तो जब लोन हमारे लिए बैड रिजल्ट लेके आता है तो उससे हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, अभी ये एक बंदा था, इसने जस्ट एक बंदे से पैसे उधार लिए थे, ठीक है। अब इसको वापस करने के लिए इसने दूसरे बंदे से पैसे उधार ले लिए। अब दो लोगों का इसने कर्जा देना है, जब उसने इन दोनों का कर्जा देना है, अब तीसरी बार उसने बैंक से पैसे वापस ले लिए, अब वो रिजल्ट भी बैड हो गया। अब बैंक के पैसे वापस करने के लिए वो किसी और से पैसे लेगा, तो ऐसे करते करते वो जो बंदा ना वो डेट ट्रैप में वो फंसता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है ऑप्शन कोलेटरल का, इसको नोट कर लो, ये 1 मार्क में क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। व्हाट डू मीन बाय कोलेटरल। देखिए कभी कभार हमारे पास क्या होता है, जो बैंक हमें लोन ऑफर करते हैं तो बैंक आपको फ्री में लोन ऑफर नहीं करेंगे, वो आपसे पहले कोई ना कोई गारंटी मांगेगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगेंगे जिसके बदले आपको लोन ऑफर किया जाए। जब आप जाओगे ना किसी बैंक में कोई लोन लेने के लिए, जब आप किसी बैंक में कोई लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो वो बैंक आपको बोलेगा कि कितना लोन चाहिए, आप बोलोगे कि सर मुझे 3 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा पहले कुछ सिक्योरिटी लेके आओ। तो आपके घर में कुछ गोल्ड पड़ा है, आपके पास गोल्ड है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो बैंक ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख के बदले 5 लाख का ही लोन देगा, बैंक ये आपका 5 लाख का गोल्ड अपने पास रखेगा और आपको इससे थोड़ा कम कम मतलब कि, तो ये जो बैंक है ना आपको 5 लाख का आपको गोल्ड लेके आपको उससे कम लोन ऑफर करेगा, मतलब कि कितना कम लोन ऑफर किया, 2 लाख रुपए उसने कम लोन ऑफर किया है। जितना लोन कम ऑफर किया उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिलहाल ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया गया है, ठीक है। तो मतलब कि ये 3 लाख लोन लेने के लिए आपने बैंक में जो सिक्योरिटी रखी है उस सिक्योरिटी को हम बोलते हैं कोलेटरल, ठीक है, आसान भाषा में। ये बैंक इसलिए आपसे लेता है ताकि जो बैंक अपना जो लोन ऑफ रिकवरी है वो आसानी से कर सके। अगर आप लोग लोन नहीं वापस करोगे बैंक का, तो बैंक आपकी सिक्योरिटी को सेल कर देगा। अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, विद इन 2 और 3 मिनट हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि लोन आपको कैसे मिलेगा, बैंक आपको कैसे पैसे देता है। सबसे पहला उसका पॉइंट आएगा कोलेटरल। कोलेटरल एक तरह की सिक्योरिटी होती है। जब आपने बैंक से लोन लेना होगा तो आपको बैंक को कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, उसके बदले लोन मिलता है। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको हर महीने बैंक को कितनी किस्त वापस करनी है, मतलब कि कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने हैं पर मंथ के लिए, ये पहले से तय होता है। दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका एड्रेस, आपका घर, आपके प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में नॉलेज ली जाती है कि आप कौन सा काम करते हो, कि आप लोन वापस करने के काबिल हो या नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है।
लास्ट टर्म होती है हमारे पास मोड ऑफ फ्री पेमेंट। मोड ऑफ फ्री पेमेंट का मतलब होता है कि आपने जो ब्याज है वो 1 महीने के बाद भरना है, मंथली पे करना है, या क्वार्टरली पे करना है, आफ्टर 3 मंथ पे करना है, या अपने हाफ ईयरली मतलब कि 6 मंथ के बाद पे करना है, फिर ईयरली आफ्टर वन ईयर पे करना है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ फ्री पेमेंट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मल प्लस वर्सेज इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, सॉरी फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर वर्सेज इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर। ठीक है, देखिए फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हों, जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उन सेक्टर को हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर को रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, हम उनको इनफॉर्मल क्रेडिट जो है मतलब कि सेक्टर वो बोल सकते हैं। फॉर्मल की सबसे पहली एग्जांपल है बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह। ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल की एग्जांपल हमारे पास आएगी मनी लैंडर। मनी लैंडर वो लोग होते हैं जो आपको पैसे उधार देते हैं, मतलब कि बेसिकली हम इनको शाहूकार बोलते हैं। रिलेटिव्स जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जिन लोगों के पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, वो भी लोगों को अनाज वगैरह या लोन वगैरह ऑफर कर देते हैं, या फिर हमारे दोस्त वगैरह। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मल सेक्टर है, देखिए लोन ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें? ये एक पॉइंट था इसकी एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट था इसकी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा? जो फॉर्मल सेक्टर है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लो होता है, उसमें काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 1%, 2%, 5%, 6% बस मैक्सिमम। लेकिन ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसमें जो पेमेंट करनी वो काफ़ी आसान होती है, इजी वे होता है रीपेमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपका भला करना चाहती है। इसमें जो रीपेमेंट का लोन मोड होता है वो आसान नहीं होता। ये टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि आप विद इन 1 ईयर लोन पे करो, नहीं तो हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और हाई करेंगे, आपकी सिक्योरिटी वगैरह को सेल कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो फॉर्मल सेक्टर है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक नहीं है एक्चुअली कंडीशन है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवानी होंगी। लेकिन ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, हमारी जान पहचान के लोग होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट के बिना भी हमें लोन ऑफर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। फिर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही क्वेश्चन ये नीचे है। ठीक है, बस सेम है, जस्ट वर्डिंग चेंज हुई है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा होगा? जिसको आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट, बेसिकली आरबीआई कंट्रोल करती होगी, जैसे कि हमारे बैंक्स होगी, कोऑपरेटिव बैंक्स होगी। तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा होगा? जिसको कोई प्राइवेट पर्सन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। इसमें जिसमें आरबीआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी लो रखती है, जिसमें प्राइवेट लोग हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। इसमें फॉर्मल सेक्टर का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है, इनफॉर्मल सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। और ये जो मतलब कि फॉर्मल सेक्टर है, ये लोन कहाँ से देते हैं? इसमें लोन देने के लिए बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, लेकिन इसमें लोन देने के लिए मनी लेंडर हैं, ट्रेडर हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, बिल्कुल वेरी लास्ट टॉपिक अभी हमारे पास है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स वगैरह वगैरह क्या होते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SHGs, मतलब कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। देखिए आपने ना बेसिकली देखा होगा कि आपके मदर या आपके रिलेटिव में या आपके आस पड़ोस में जो घर की लेडीज़ होती है ना, वो कमेटी डालती हैं। ठीक है, उसको हम सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की एक एग्जांपल मान सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, जो गरीब लोग हैं जिनको ना तो कोई इनफॉर्मल सेक्टर वाला बंदा कोई लोन दे रहा है, ना ही बैंक वगैरह लोन पे कर रहा है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे ये गरीब लोग होते हैं, यही लोग सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जहाँ पे बैंक्स वगैरह नहीं बनी होती, या फिर बैंक इन लोगों को लोन ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसका वेरी फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये पुअर लोगों की हेल्प करता है, हेल्प द पुअर। फिर ये ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द कोलेटरल, इसमें कोलेटरल मतलब कि सिक्योरिटी, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी होती, क्योंकि आस पड़ोस के तो लोग हैं, एक ही गाँव के तो लोग हैं, वो लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, बिना सिक्योरिटी के भी वो सस्ते रेट पर लोन आपको पे कर देते हैं। सस्ता रेट, नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया ना, रीजनेबल इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। और इसके साथ क्या होता है कि वुमेन सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं। देखिए इनमें बेसिकली वो वुमेन होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते, या जो लोग गरीब होते हैं, या जिनकी हस्बैंड की सैलरी से गुजारा नहीं होता, या जिनके हस्बैंड अच्छे काम नहीं करते, तो वुमेन को थोड़ी बहुत यहाँ से हेल्प मिल जाती है, बच्चों की फीस भरने के लिए, घर का काम वगैरह चलाने के लिए, राशन पानी लाने के लिए। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो वुमेन है वो सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं। तो चलिए बच्चे, विद इन 18 मिनट हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 था मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 3 था, सॉरी, ये भी खत्म हो गया। आपको कोई मर्जी बच्चे क्वेश्चन आए, वो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इन 3-4 पेजेस में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।